एक बार मैंने कमिटमेंट किया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, यूएस के प्रेसिडेंट। और उन्होंने बोला था इलेक्शन से पहले, ये वादा दिया था अपने सिटीजन्स को कि मैं जैसे ही आऊंगा, जैसे प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं कनाडा पे टैरिफ लगाऊंगा, मैं चाइना पे लगाऊंगा, मैं मैक्सिको पे टैरिफ लगाऊंगा। एक्चुअली ब्रिक्स नेशन की भी बात करते हैं, हम लोग बच गए, अभी तक हमें तो लगा नहीं है। लेकिन भाई कनाडा और मैक्सिको को पे 25% सॉरी लगा दिया, और चाइना पे 10% लगा था। ये आपको कल ही न्यूज़ मिल गई होगी। और आज देखो मार्केट का हाल क्या है। हमारा जो वो उत्साह था बजट के लिए, वो जो 12 लाख की जो लिमिट दी थी, पहली बार मिडिल क्लास के लिए इतना बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया, 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने साइड में रख दिए इसके वजह से। लेकिन वो सब टाई टाई फिश हो गया और मार्केट पूरा आज गिर गया। आज जब एंड था तब 120 पॉइंट था, गिरा हुआ था। उससे पहले तो काफी नीचे गिरा था। लेकिन क्या होता है कि मार्केट अकेले इस पे नहीं चलता, मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स पे चलता है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे कि ट्रम्प साहब ने जो भाई टैरिफ तो लगा दिया है, इसका इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज पे कैसे होगा, कौन से स्टॉक्स आपको अपने रेडार में रखने हैं, जो आप कैसे बाय जोन में रखने हैं, और क्या करना चाहिए इन सब स्टॉक्स का, वो बात करेंगे। ऑल्सो बजट रिलेटेड भी काफी सारे स्टॉक्स पे बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करने से पहले आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका बहुत सारे क्वेश्चन आए थे ये वीकेंड में, बजट के टाइम जो मैंने वीडियो रिलीज किया था, आपने वो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। मैंने बहुत डिटेल में कंपनी वाइज बताया था कैसे इम्पैक्ट होगा। तो वो मैं आज क्वेश्चन के आंसर दूंगा आपको। और आपके कोई क्वेश्चन अभी है तो वो प्लीज डाल दीजिए, और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। ओके, चलिए तो बात करते हैं पहले जो टैक्सेशन की, जो टैरिफ वॉर जो चालू हो गया है 4 कंट्री के बीच में। जैसे यूएस प्रेसिडेंट ने ये टैरिफ तो लगा दी है, अभी सामने कनाडा ने भी लगा दिए। उन्होंने बोला भाई काफी सारे जो लीकर है वो सब निकालने लगे शॉप में से, जो यूएस लीकर है। और काफी सारे $100 बिलियन पे कुछ गुड्स पे टैरिफ लगा है। मैक्सिको भी लगा रहा है। चाइना ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे जाके कंप्लेन करने वाला है। तो ये सब अंदर अंदर चल रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा। इसका इम्पैक्ट कैसे होगा? अभी ट्रम्प यहाँ तो बोल रहे कि नेशन फर्स्ट, लेकिन जो एक्सपर्ट की राय माने या ओवरऑल भी सिनारियो देखे तो बात ऐसी चल रही है कि भाई इसका इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी भी अच्छा खासा पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर आप बेसिकली इंपोर्ट पे टैरिफ लगाते हो और वो सब करते हो, तो एट द एंड ऑफ द नो डाउट आपका इंटरनल कंजम्पशन खुद के प्रोडक्ट्स पे बढ़ता है। लेकिन अपना खुद का प्रोडक्ट ही महंगा हो तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा ना। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आगे जाके रेट कट कम होंगे। और वही जर्डन पावेल ने लास्ट वीक बोला था कि भाई हम लोग ने कुछ रेट कट तो नहीं किया, लेकिन हम लोग इनकी पॉलिसी जरूर देख रहे हैं, ट्रम्प क्या करने वाले हैं आगे जाके, और उसके बेस पे डिसाइड करेंगे। अभी जिस तरह से पॉलि ये टैरिफ लगाए हैं तो भाई इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। और यही टेंशन है, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ऑनेस्टली बात को ना, ये मैक्सिको के लिए अच्छा है, कनाडा के लिए ये अच्छा है। भाई सुनाई तो ऐसा ही दे रहा है कि इन टैरिफ के वजह से मैक्सिको और कनाडा रिसेशन में जा सकते हैं। देखो दोनों की हालत ऐसे भी अच्छी नहीं थी। मैक्सिको वहां से लेबर ज्यादा सप्लाई करता था, और कनाडा काफी एनर्जी और सप्लाई, एनर्जी पे आई थिंक उन्होंने 10% टैरिफ लगाया। चाइना तो ऑफ कोर्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर था यूएस के लिए, यूएस से ज्यादा माल चाइना से ही आता था, तो वहां 10% लगा दिया है। तो इन सब के वजह से क्या होता है कि ये काउंटर अटैक चालू हो जाते हैं, और उसके वजह से ना इन्फ्लेशन वापस इंच अप होने लगता है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। क्या हम बच गए? कह नहीं सकते, लेकिन हाँ हम थोड़े शाणे तो है भाई। निर्मला सीतारमन जी ने बजट के टाइम ही कुछ कुछ, जो हार्ली डेविसन था, जो हमेशा ट्रम्प साहब जब भी बात करते थे भाई हमारे बाइक पे आप बहुत टैक्स लगा देते हो हार्ली डेविसन पे, उनमें उन्होंने 10 से 20% की कटौती की कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी कम लगी। और काफी सारे प्रोडक्ट्स में भी वो एक्चुअली नो काफी छूट छाट दे रखी है नाउ इंपोर्ट पे। तो इनडायरेक्टली इंडिया तो ट्राई कर रहा है कि भाई ट्रम्प की नजर इंडिया पे ना जाए, क्योंकि इन सब वजह से इंडिया को थोड़ा बेनिफिट तो होगा। किस तरह से होगा चलिए उस पर भी बात करते हैं। तो देखिए एप्पल आपको पता है ना कि उनकी सब अनदर यूएस के बाद सबसे बड़ी फैक्ट्री अदर होती है तो उनकी चाइना में है। अब एप्पल आगे जाके बात कर रहा है कि भाई 25% जो उनका प्रोडक्शन होगा वो इंडिया से होगा। तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी तो इतना नहीं है, लेकिन आईफोन का सेल ही इतना बड़ा है। तो उसमें कौन सी कंपनी जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, फिर इवन डिक्सन टेक्नोलॉजीज को डायरेक्ट फायदा हो सकता है, क्योंकि
जो इन लोगों को टैरिफ हाइक जो लगा है, और ये सब से क्या होता है, अनसर्टेनिटी लगती है। तो जो कंपनियां होते हैं उनको पता है कि भाई कुछ भी करके कुछ हमें अल्टरनेट सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे। तो इंडिया से आएंगे तो टैरिफ कम लगेंगे। इवन चाइना काफी हद तक कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया से अगर वो यूएस में सप्लाई करते हैं तो वहां भी उनको फायदा होगा कि भाई, क्योंकि चाइना से यूएस में टैरिफ लगता है लेकिन इंडिया से यूएस में टैरिफ नहीं लगता है। तो उस तरह से भी एक तरह से अल्टरनेट हब मिल सकता है। ओके, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। इवन अगर हम लोग बात करें तो ये जो एप्पल की बात करें तो उसमें काफी अदर कंपनीज लाइक विप्रो, एचसीएल, इवन एम्बर टेक्नोलॉजी, एम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी फायदा हो सकता है। इवन मदरसन ग्रुप को भी फायदा हो सकता है। तो ये सब कंपनियां में फोकस रहेगी, क्योंकि चाइना प्लस वन पॉलिसी तो काफी हद तक चल रही है और उसका बेनिफिट धीरे धीरे हमें मिल रहा है। लेकिन इन सब वजह से के थोड़ा फायदा होगा, लेकिन आप बोलोगे क्लियर कट हमें बहुत बड़ा फायदा होगा, नहीं होगा। देखो क्या होता है, वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। एक तरह से यहाँ फायदा होगा, दूसरी तरह से ये जो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, ये सब उसके वजह से भी प्रॉब्लम होगी। और ये टैरिफ हाइक के वजह से क्या हुआ, ऑयल तो थोड़ा ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आ गया। नीचे आ गया यानी स्टेबल रहा, क्योंकि डिमांड भी कम होगी अगर ट्रेड कम होंगे इन सब कंट्रीज के बीच में। तो ये चीज हमें देखना है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो और सब कंपनीज में कहाँ फायदा हो सकता है, तो वो है आईटी सेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर चाइनीज से काफी आउटसोर्सिंग जो होता था, अगर चाइना से वो लोग कम कर रहे हैं तो इंडिया इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो इसीलिए टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो उन सब में थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं गेन फायदा हो सकता है। देख, इंडिया इंडिया इज ट्राइंग देयर बेस्ट क्या वो ट्रम्प के नजर में क्लीन चिट रहे, और वो लोग अभी स्टेप्स हमने लेना चालू भी कर दिया। सो दैट्स अ गुड थिंग, प्रोएक्टिवली करे, क्योंकि हमें टैरिफ अगर हम पे लगा भाई साहब, हमारे लिए प्रॉब्लम है। इवन जब ट्रम्प साहब ने बोला था कि भाई ब्रिक्स नेशन अल्टरनेट डॉलर की करेंसी के लिए सोचे, यानी ब्रिक करेंसी की बात सोच रहे थे, और उसमें रशिया और चाइना का सबसे बड़ा सपोर्ट था, तो तब इंडिया ने थोड़ा कहते हैं ना कि वहां से थोड़े दूर रह गए, भाई हम लोग ऐसा कुछ बोल नहीं रहे। इवन अभी भी बोल रहा है कि भाई यूएस को संदेश आ जाए कि भाई हम वी आर नॉट टेलिंग अबाउट हैविंग एनी ब्रिक्स करेंसी। तो भाई इंडिया तो सब तरह से ट्राई कर रहा है कि भाई नजर में ना आए, लेकिन हाँ करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सब पेन झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि इवन अगर हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो वहां भी फायदा हो, क्योंकि चाइना इज अ बिग नो एक्सपोर्टर इन टेक्सटाइल। तो वहां से अगर थोड़ा भी यहाँ अगर शिफ्ट होता है, तो जैसे वर्धमान है या अरविंद लिमिटेड है, इन सबको डायरेक्टली फायदा होगा, और काफी सारी टेक्सटाइल कंपनी को। तो यस, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में फायदा होगा। दूसरा एक हो सकता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, क्योंकि बेसिकली फार्मास्यूटिकल में भी चाइनीज काफी आगे है। तो अगर वहां से एक्सपोर्ट बंद होता है, तो जैसे सन फार्मा है, डॉक्टर रेडी है, या सिप्ला है, एंड ऑल दैट मे गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ दैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जेनरिक की भी डिमांड बढ़ेगी। ओके, एंड चाइना एक तरह से इतना बड़ा भी हब नहीं, लेकिन हाँ, इन वर्ल्ड लेवल दे आर नो एक्सपोर्टिंग मेडिसिन टू यूएस, तो वहां एक फायदा हो सकता है। दूसरा एक फायदा हो सकता है ऑटो कंपोनेंट में। वो कैसे होगा, जैसे भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, यहाँ है ना मैक्सिको का बड़ा रोल होता है। मैक्सिको काफी सप्लाई करता है, उस पर तो अभी 25% का टैक्स लगा दिया है। तो वो जो ऑटो कंपोनेंट का जो एक्सपोर्ट होता है, वहां शायद हमारी कंपनी को फायदा हो सकता है। ओके, जैसे मदरसन सुमी हो या भरत फोर्ज है, तो वो लोग का अच्छा नेटवर्क है, तो वहां थोड़ा फायदा हो सकता है। देखो ये सब ऐसा नहीं कि भाई रात ये सब स्टॉक्स भाग जाएंगे या नहीं, लेकिन एक तरह से एक फेवरेबल सिचुएशन आ सकती है। लेकिन अभी चलो कुछ बात करते कि भाई नेगेटिव कहाँ जाते हैं, तो नेगेटिव जाएगा भाई मेटल इंडस्ट्री में, माइनिंग सेक्टर में। ओके, क्योंकि प्रेशर प्राइजेस, क्योंकि देखो कभी भी ऐसे टैरिफ वॉर्स होते हैं ना, उसके वजह से इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, और जैसे इकोनॉमी स्लो डाउन होती है मेटल इंडस्ट्री में बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो इन सब वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ऑयल प्राइसेस, ऑफ कोर्स जितना टेंशन बढ़ेगा ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन एक दूसरी तरह से काउंटर अटैक, जैसे मैंने बोला डिमांड कम होगी तो वो स्टेबल हो जाएगा। और एक ओवरऑल दूसरा सबसे बड़ा जो नेगेटिव हमारे लिए हो सकता है, वो है डॉलर स्ट्रेंथ। क्योंकि भाई डॉलर अगर देखो आज वापस स्ट्रांग हुआ, क्योंकि जितना टैरिफ वॉर होगा ना, डॉलर हमेशा स्ट्रांगर होगा, और डॉलर स्ट्रांगर होगा तो एफआई यहाँ से बाहर निकलेंगे। आज का मुझे सेलिंग फिगर पता नहीं है कितना है,
क्योंकि सैटरडे जब ये बजट हुआ था अनाउंसमेंट, तब एफआईआई नहीं थे, डीआईआई भी नहीं थे, कोई नहीं थे, तो बहुत ही थिन वॉल्यूम में वो मार्केट बढ़ा था। आज सही में पता चलेगा कितना सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ओवरऑल डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो अपने लिए प्रॉब्लम है। So that is also one point we have to keep in mind because of tariff wars. क्योंकि इन सब चीजों में वजह से क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे नो यूएस विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अब हम लोग बोलते तो सप्लाई, मनी सप्लाई कहाँ से आ गया? देखो पहले आशा थी कि भाई फैट कट होगा, ये कट होगा, लेकिन फैट क्यों कट करेगा भाई? ये ट्रम्प की जो पॉलिसी है ना, वो यानी कहते हैं ना, कल ही जयशंकर ने बोला था ना, आई थिंक 2 दिन पहले, कि ट्रम्प इज आउट ऑफ द सिलेबस। तो उनको पता ही नहीं चलता कि किस तरह का वो सुबह उठते हैं और उनको मन होता है चलो ये कर देते, तो वो ट्विटर पे या अपने ट्रूथ सोशल में अनाउंसमेंट कर लेते हैं। अब और कुछ भी कर लेते हैं या कुछ भी कर सकते हैं वो। तो इसलिए क्या होता है ना कि सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो थोड़े कॉशियस हो जाते हैं कि भाई करना क्या है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि इन सब सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि भाई आप तुरंत ही राइट डिसीजन ले पाओगे, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इन सब के वजह से क्या हो गया, अगर इन लोगों ने समझ लोगे, अगर रेट कट करना चालू कर दिया वापिस, और वापिस इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया और इन्फ्लेशन ऊपर गया, तो उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो वो प्रॉब्लम है। अगेन ये इन सब वजह से बेसिकली ऑयल भी काफ़ी वॉलेटाइल है, तो ओएनजीसी, रिलायंस, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। एक्चुअली एचपीसीएल, बीपीसीएल उनको तो ऐसे भी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ये जो बजट में है ना, कुछ 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा इनका जो किसके यहाँ तो 10,000 करोड़ की सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, वो सब रुकी हुई है। करेक्ट। तो वैसे बजट में कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो उनको डायरेक्टली प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इतना इतना फेवरेबल एरिया भी नहीं है अपने लिए कि भाई टैरिफ लगाए तो हमारे लिए बल्ले-बल्ले, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जो स्ट्रेंथ डॉलर की बढ़ती है ना, उसके लिए से सेलिंग भी प्रेशर आ सकती है। लेकिन हाँ, कुछ भी करके हम लोग वी आर ट्राइंग टू सेफगार्ड कि भाई हमारे पे टैरिफ ना लगाए। अभी हम लोग थोड़ा बजट पे बात करते हैं कि बजट आया और आज उसका रियल में इम्पैक्ट देखा, तो कल तो हमने देखा था, लेकिन आज जो भी कैपिटल गुड्स स्टॉक्स थे, आप डिफेंस स्टॉक देख लो या कोई भी, सब 6-6, 7-7% गिर रहे थे। धड़म, 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 रेलवे हो या रिन्यूएबल्स हो या कुछ भी देख लो यार, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग सब गिर रहे हैं। और बेसिकली एक ही रीजन है कि पूरा फोकस गया है कंज्यूमर सेंट्रिक में। तो ऐसा नहीं कि एफएमसीजी बहुत बड़े थे, ठीक ठाक, ओके ओके बड़े, लेकिन ये जो कैपिटल इंसेंटिव स्टॉक्स है ना, काफी गिर गए। क्योंकि अब अगर बजट का फोकस नहीं, तो ऐसा नहीं कि इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। ये सब देखो, इनमें भी अगर आप पीएसयू, रेलवे और डिफेंस की बात करो, आई थिंक डिफेंस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, उनके पास ज्यादा बेटर विजिबिलिटी, तो इनको आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन वो जो कहते हैं ना, मिल्की टाइम था या सबसे बड़ा वो ट्रेंड था, वो चला गया हाथ से। तो वो अभी यहाँ थोड़ी उनको काफी हद तक प्रॉब्लम होगी। एंड इसलिए ना थोड़ा कैपिटल गुड सेक्टर में थोड़ा ओवरऑल प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या है कि देखो, ये सब सिचुएशन रहेगी अभी थोड़े टाइम, मार्केट प्रेशर में रहेगा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो या एफएमसीजी हो, वो थोड़े फेवर में रहेगा। तो एक एक तरह से ट्रेंड सेटिंग, पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। ऊपर से दूसरा क्या हुआ है कि ये जो टैरिफ वॉर हो रहा है, तो उसके अनसर्टेनिटी है। दूसरा एक टेंशन ये है कि भाई डायरेक्ट टैक्स को तो नहीं आया है ना, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन के बाद ही ये अनाउंस करने वाले हैं, नया वो फाइनेंशियल लॉ, और बेसिकली वो कहते हैं इनकम टैक्स का वो अनाउंस करने वाले हैं, न्यू रिजीम का। अब सबको वो टेंशन है कि भाई तो आपने बजट के टाइम में क्यों नहीं बोल दिया? आपने क्यों 1 वीक के बाद बोले हो? यानी क्या इलेक्शन के बाद क्यों बोलना चाहे दिल्ली के लिए? यानी कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है, जो शायद पॉजिटिव नहीं है। और क्योंकि ऐसा रेयर केस में होता है कि वो 1 वीक के बाद उसका अनाउंसमेंट करे। यानी इसके वजह से ना उनको लग रहा है कि चलो यार, दिल्ली का इलेक्शन शांति से खत्म होने दो, फिर अनाउंस करेंगे, कुछ बुरा होगा तो भी टेंशन नहीं है। इसलिए अंदर से थोड़ा डर है कि भाई वहाँ कब आने, वो क्या चीज़ आने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड होगा तो वो सबके लिए अच्छी नहीं, क्योंकि मार्केट में हवा चल रही है कि भाई डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है। लेकिन लेट्स सी क्या आएगा। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में देखो, ये जो 12 लाख का जो इन्होंने बोनंजा पैकेज दिया है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा पैकेज है।
पैकेज तो नहीं बोल सकते, यानी एक तरह से इनकम टैक्स की रिलीफ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट धीरे-धीरे आता है ना, रातों-रात तो नहीं आता है। और आरबीआई की पॉलिसी है फ़ेब 7 को, तो उसमें भी देखना है कि आरबीआई क्या करता है, कि इंटरेस्ट रेट कट करता है कि नहीं। 25 बेसिस पॉइंट का चांसेस है, सो 6.5 से 6.25 शायद वो बेसिकली करे, ऐसी बातें चल रही है। क्योंकि देखो, ऑलरेडी आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ की तो सब्सिडी दे चुके हैं। अभी ये और एक अगर रेट कट करते हैं, देन इट विल बी अ बूस्ट टू एन इकोनॉमी। सी कोई भी इकोनॉमी को दोनों तरफ से बूस्ट चाहिए। एक तो फिस्कल भी बूस्ट चाहिए, जो अभी किया ड्यूरिंग द बजट, और होता है मॉनेटरी। अब मॉनेटरी में 1.5 लाख करोड़ का तो बूस्ट मिला है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है, तो वो एक बड़ा-बड़ा पॉजिटिव है, और चांसेस बहुत है इस बार इंटरेस्ट रेट कट होने के। सो लेट्स सी। और उसके बाद ही ये सब गवर्नमेंट के फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम टैक्स और न्यू रिजीम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफी अनाउंसमेंट आने वाली है। से जीडीपी ग्रोथ ओवरऑल नीचे जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ जो पहले 6.8 की बात कर रहे थे, अभी 6.4 की एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में ना यू नीड अ गुड मॉनेटरी पॉलिसी, अ गुड फिस्कल डेफिसिट पॉलिसी। तो अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी में जो आने वाली है 7 फरवरी को, अगर वहाँ इंटरेस्ट रेट कट होता है, तो वो काफ़ी हद तक पॉज़िटिव माना जाएगा। लेकिन क्या उससे मार्केट भागेगा? नहीं, क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर चालू हुआ है, यूएसडी स्ट्रॉन्गर हो रहा है, वो छोटी बात नहीं है। प्लस जो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, वो सब ठीक-ठाक है यार, इतने भी ग्रेट नहीं है, बट ठीक-ठाक रिजल्ट है। ओके। सो बेसिकली वी हैव टू सी ऑल दैट स्टफ, एंड ओवरऑल काफ़ी हद तक नो, जो एक सेक्टर जो है जिसके लिए कुछ बोला नहीं गया था बजट में, वो है बैंक्स। अब बैंक्स को इतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला, और बैंक्स आजकल ना बहुत परफ़ॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। और अर्लियर क्या होता था, एचडीएफसी का ग्रोथ 20% और 19% जितना रहता था। सो 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। अभी क्या हुआ है इनका ग्रोथ? 3%, 4%। तो जब बैंकिंग का ग्रोथ स्लो होता है, तो प्रॉब्लम आती है ना, तो वही प्रॉब्लम हो रहा है अभी। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी स्लो डाउन है, और अनलेस अनलेस वो आगे जाके 20-25% ग्रो नहीं होंगे, तो आउट परफॉर्मेंस दिखाना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये आपको देखना रहेगा। सी, दिस इज द टाइम नो वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच टाइप ऑफ स्टॉक्स यू हैव टू बाय। आपको बेसिकली ऐसे स्टॉक को बाय जहाँ वैल्यू दिख रही है, वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू। अभी कोई भी हिसाब से हमें मोमेंटम बाइंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मोमेंटम बाइंग टिक नहीं रही है। मोमेंटम बाइंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और वो देखो आज ये सभी सेक्टर के स्टॉक कैसे गिर रहे हैं ना, 4-4, 5-5% धड़ाम-धड़ाम गिर रहे हैं। आप बोलोगे क्या तो अपन रेलवे, डिफेंस से निकल जाओ? नहीं, नहीं, मत निकलो अभी, लेकिन आपको थोड़ा लंबा रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी जो भी रिकवरी आएगी स्लो एंड स्टेडी ये होगी। ऐसा नहीं है कि इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे, या इनके पास ऑर्डर बुक नहीं। ऑर्डर बुक तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जो सिचुएशन आती है ना, उसके वजह से क्या होगा कि बेसिकली इनकी देखो, पहले तो इनकी कैपेसिटी नहीं है इतना सब ऑर्डर बेसिकली फुलफिल करने की। अभी जैसे एचएएल ने बोला ना कि कुछ-कुछ इंजिन्स को उनको डिले करना पड़ता है, फाइटर जेट के इंजिन्स को, क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी। तो इन सब के वजह से ना ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर वो लोग कैपेसिटी डेवलप नहीं करेंगे, तो वो ऑर्डर भी फुलफिल नहीं कर पाएँगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये है, ध्यान में रखें। रेलवे भी होगा, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ेगा। अब वो टाइम गया, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने का। इससे द मार्केट इज़ नॉट इन अ ग्रेट शेप, but whatever is happening currently, if you talk about the liquidity policy, even the budget जो 12 लाख का जो अनाउंसमेंट हुआ, और होपफुली 7 फरवरी को अगर आरबीआई रेट कट करता है, तो एक पॉजिटिव नोट होगा, ना होपफुली आगे जाके विल रिकवर। ये टैरिफ का जो मैटर था, वो आजकल में सेटल हो जाएगा। फिर देखना है कि इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट आता है इन सब कंपनियों में। ठीक है? तो ये था ओवरऑल मार्केट का रिव्यू। अभी चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। बाय द वे, मैं एक लिंक दे दूँगा आपको नीचे। बेसिकली कुछ वैल्यू स्टॉक क्या है, 5 वेरी वेल वैल्यू स्टॉक, आप चाहो तो सिर्फ 499 में अवेलेबल है अभी करंटली, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 2000। तो आप देख के, आप इफ यू वांट यू कैन टेक इट आउट। नो का ये मार्केट गया, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। आपके क्वेश्चन जो भी है, प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ओके, चलिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन is, sir, Anil,
US were thinking of removing taxes on this, and let's see what the government is doing to. हाँ, तो वो तो अनिल जी आपको टैक्स बेनिफिट का बड़ा फायदा दे दिया 12 लाख का, सो कोई डाउट नहीं है। चलिए, भानु प्रताप बोले दिल्ली election captain when today I sold half of the quantity of Vodafone Idea which is initial for ओके। सो नहीं, सही किया यार कि वोडाफोन आइडिया, ऑनेस्टली आई एम नॉट बिलीविंग इन दैट स्टॉक। वो तो मैंने काफी टाइम बोला है, काफी वीडियोस भी बनाए, और अच्छा हुआ आपने निकल गए। आई थिंक भानु प्रताप जी काफी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है। ओके, देन अजीत साहू, आई बॉट डिफेंस स्टॉक मंथ बैक एंड टुडे सेल देम विथ नो प्रॉफिट एंड गेन। ठीक है अजीत, कोई बात नहीं। आई थिंक आपने 2 दिन पहले बेचे तो वहां से भी नीचे चला गया है, तो हाँ वो एक तरह से ना वो रैली स्लो डाउन हो गई, एंड इट विल टेक सम टाइम। सर प्लीज प्रोवाइड मी द लिंक ऑफ योर माइक सेट, इट इज रियली नाइस। माइक का तो मुझे देखना पड़ेगा, मैं आपको जरूर विया द कूल को मैं आपको लिख के दे दूंगा। ओके, आपके कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा। अनिल, सर आई फील बैंकिंग एंड हाउसिंग स्टॉक्स विल मूव द आरबीआई इंटरेस्टेड न्यूज इन कमिंग वीक, योर व्यूज प्लीज। हाँ, यानी आरबीआई अगर 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट करती है, 25 बेसिस पॉइंट से अगर वो रेपो रेट नीचे कर दे तो ऑफ कोर्स इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द बैंकिंग और काफी सारे सेक्टर्स के लिए। सो यस, इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। देव द स्टार बोले कि हाउ हाउसिंग फाइनेंस विल बेनिफिट फ्रॉम द बजट, बॉट एट 150 नाउ इज 115। आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस बजाज हाउसिंग बोलो। ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ना, तो अगर बजाज हाउसिंग बोले तो 116 है। सी नॉर्मली ये लेवल ठीक है अगर आप चाहते हो, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर लिटिल बिट लॉन्गर पीरियड, तो मुझे तो ये ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा और 5-10% नीचे आया, लेकिन ठीक है, लॉन्ग टर्म में जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भागेगा नहीं। बट ओवरऑल उनका ग्रोथ अच्छा है, तो 25-30% का ग्रोथ करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे, ये जो मैं आंसर दे रहा हूँ ना, वो मेरे एंड से जस्ट अ सजेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन। मेरे काफी क्लाइंट्स ये सब स्टॉक्स ओन करते होंगे, मैं पर्सनली ओन नहीं करता। देन दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। रिविया प्लीज डिलीवर इन इंग्लिश, वी डू नॉट नो हिंदी। नहीं, ये थोड़ा इंग्लिश में ही चलेगा रवि। राजू देसाई, वंडरफुल एनालिसिस, थैंक यू। नरेंद्र सिंह, कुछ भी नहीं है जनता के लिए, 65 लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, सेल्समैन केवल 3 ही है। करेक्ट, वो देखो नरेंद्र सिंह, मैं एग्री करता हूँ कि कितने हैं, 2.5-3 करोड़ ही टैक्स पेयर्स है, तो ये जो बेनिफिट होगा उनका ही होगा। और टोटल टैक्स पेयर में से 85% टैक्स पेयर ऐसे है जो 12 लाख से ना कम इनकम दिखा रहे, तो उनको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, यू आर राइट, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आगे जाके और तरक्की होगी। अजय, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज गिव योर व्यू ऑन फेड फिना सर्विस एंड उज्जैन स्मॉल फाइनेंस। उज्जैन स्मॉल फाइनेंस विजय आप अभी भी होल्ड कीजिए, क्योंकि अगर ये जो कहते हैं ना कि ये जो बोनंजा दिया है 12 लाख का, उससे शायद फर्क पड़े, उससे शायद फर्क पड़े, और नो एमएफआई उन सब लैंडिंग में फर्क पड़े, तो वो चीज की वजह से ना मैं अभी भी उसमें बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा होल्ड कीजिए। आफ्टर सम टाइम यू कैन थिंक अबाउट इट इफ यू वांट टू गेट आउट। देन नरेंद्र सिंह बोले 11 साल से झूठ बोलने वाले को क्या उम्मीद, वो बात अलग है, करेक्ट। लेकिन ठीक है यार, ओवरऑल नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ठाक ही काम किया है। सीमा, एक्सेलेंट एनालिसिस सर। पंकज जैन सर, डिफेंस और रेलवे सेक्टर टेकन बैक सीट एज द स्टॉक फेल, यस 100% बैक सीट ले लिया है। तो और इतनी जल्दी भी मत कीजिए ये सब स्टॉक लेने में, ठीक है। एबीबी इंडिया बाय और नॉट, एबीबी काफी गिरा था उस दिन, आज कितना गिरा है वो मैं देख लेता हूँ, या आज पॉजिटिव है, देख लेता हूँ मैं। सो नहीं, आज भी 5% गिरा है, तो ऑफकोर्स यार ये सब स्टॉक्स जो काफी हाई वैल्यूएशन में थे ना, यानी 70, 80, 90 पी, अभी जाके ये 65 पी पे आया है, so slowly and gradually they are coming at a level which is reasonable enough. So that is why these stocks are falling a lot. Okay. Then
लेना चाहिए कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा रुक जाओ। मोमम राज सेन, आप धीरे-धीरे सही संदेश दे रहे हो, भारत में नए इलेक्ट्रो मार्केट है। कुछ ज़्यादा नुकसान दिया डिफेंस। यस, यस, चलता बोलने के लिए ओके। सो यस, मोमम राज से आपके पास डिफेंस है तो प्लीज़, प्लीज़ रोक के रखो, होल्ड कीजिए, ऐसे कोई बेचने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब स्टॉक 40-50% गिर गए, तो एक लेवल पे रुकेंगे। Fiscal deficit cannot be reduced since the government is found a non-productive expenditure. ये वही है कि फिजिकल डेफिसिट उन्होंने इतना रिमूव नहीं किया है, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्शन कम दिया है, सो ठीक है। ओवरऑल व्हाई दे आर डूइंग, क्योंकि अंदर से उनको फीलिंग है शायद कुछ साल में इंडिया की रेटिंग चेंज हो, तो वो रेटिंग एजेंसी को ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं, एंड वही वही अगर अभी दिख रहा है। सो लेट्स सी। देन सुरेश कुमार पूछे व्हाट अबाउट महिंद्रा एन्यू लाइफ? महिंद्रा एन्यू लाइफ, ओके, 1 मिनट। महिंद्रा लाइफ साइंस बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो? नहीं दिख रहा है मेरे को। कैन यू पुट ए क्वेश्चन अगेन, तो मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा। सर शक्ति पंप क्यों गिर रहा है? इसमें भी एनएनटी ले सकते। शक्ति पंप देखो यार, ओवरऑल मार्केट गिरता है तो सब गिरते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि अभी मैं नहीं गिरूंगा सिर्फ वही गिरेगा, लेकिन शक्ति पंप ओवरऑल स्टॉक ठीक ठाक है, 35% गिर चुका है, ओके, एंड पी भी ठीक ठाक है, और ओवरऑल तो मुझे ये ओके लग रहा है। थोड़ा वेट कीजिए, और नीचे मिलता है तो आप सोच सकते हो, दिक्कत नहीं है। अगेन खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, ओके। देन पीजी इलेक्ट्रो पास रख सकते हो। शक्ति पंप का तो बात कर दिया, ओके। प्लीज टेल मी अबाउट शक्ति पंप, वो भी बात कर दिया। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, चलिए ठीक है, आई एम कृतिका, मैं ट्राई करूंगा उसको लेने के लिए, ठीक है। देन डिटेल रिपोर्ट इंफॉर्मेशन, ओ थैंक यू, ग्रेट एनालिसिस, नया अवेयरनेस। किटेक्स, किटेक्स का पता नहीं है वो क्यों गिर रहा है, या तो कुछ एक्चुअली कॉटन में तो काफी अनाउंसमेंट है, लेकिन उसमें डायरेक्टली वो इम्पैक्ट होता है कि नहीं वो पता नहीं है, बट वो देखना पड़ेगा। किटेक्स बहुत साल पहले मेरे पास था, लेकिन मैंने बेच दिया था, चला ही नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ से, ओके। चलिए तो यहाँ तक रखते हैं। आई थिंक आई हैव आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जैसे मैंने बोला, आप हमारे प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, अराउंड 419 है, जहाँ 5 हम लोग रिकमेंडेशन दे, आप मैं लिंक दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट, ओके। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई विल सी यू सून टुमारो, बाय बाय।